Hello everyone. So let me introduce myself. I am Yatharth Kohli. I have completed my bachelor's from Shahid Bhagat Singh Evening College, University of Delhi last year, that is 2019, and I am currently pursuing masters in geography from Kurukshetra University, and I am planning for a JNU entrance examination for disaster management as well as geography. So let me tell you about myself that I have a major interest in geography and geospatial technology that consists of remote sensing and GIS and GPS, and I have taken many workshops regarding this, and I have done my schooling from VVDAB Public School Vikaspuri with 87% in 12th and 9.2 CGPA in 10th class. So I am here to clear about your doubts regarding the geography subject that you have chosen in class 11th and 12th. So geography एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक काफ़ी वास्ट है, काफ़ी सिलेबस इसका वास्ट है और काफ़ी सारे इसमें डिसिप्लिन्स कवर होते हैं. ऐसे बोलते हैं कि ज्योग्राफी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंसेज. तो वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि ज्योग्राफी को आज हम जो देखते हैं, जो ज्योग्राफी का स्कोप है उसको वहाँ तक लेके आने के लिए काफ़ी सारे डिसिप्लिन्स के काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने इसमें हेल्प किया, इसमें कंट्रीब्यूट किया है. वो चाहे मैथमेटिशियंस हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे कोई भी हम अलग सोशल साइंस का सब्जेक्ट ले लें, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या साइकोलॉजी, उसमें ज्योग्राफी का हमें कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दिखेगा ही. अगर हम आसपास अपने सराउंडिंग में भी देखें तो हमें ज्योग्राफी एक काफ़ी ज़्यादा हमारी ह्यूमन लाइफ पे इन्फ्लुएंस करती है. कैसे? वो हम ऐसे देख सकते हैं कि हमारे आसपास शॉप्स हैं, तो शॉप्स पे अगर कोई सामान आ रहा है तो वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है. तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करता है, पूरे रीजनल एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, उसे हम ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी का टर्म देते हैं. ऐसे ही आसपास हमारे रिसोर्सेज है, कोई रिसोर्स रिच रीजन है, जैसे कि हमारे इंडिया में आपने देखा होगा, इंडिया के मैप पे बोला जाता है कि पेट्रोल के लिए असम में दिग्बोई एक पेट्रोलियम साइट है, तो वो रिसोर्स रिच रीजन है. ऐसे ही अलग अलग तरह के जो रीजन्स है और वहाँ पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज है, तो उन रिसोर्सेज को स्टडी करने के लिए हमने रिसोर्स ज्योग्राफी एक अलग से ब्रांच है उसकी. तो ऐसी ज्योग्राफी के अंडर भी हम अगर देखें तो ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ टू मेजर ब्रांचेस, दैट इज फिजिकल एंड ह्यूमन. सो फिजिकल और ह्यूमन. फिजिकल जैसे कि हम सब देख ही पा रहे हैं कि फिजिकल का क्या मतलब है. द नेम सजेस्ट फिजिकल मीन्स द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मदर अर्थ. तो ज्योग्राफी का अगर हम बाइफर्केशन करें तो जियो प्लस ग्राफोज. तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स डिस्क्रिप्शन. तो ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ. तो डिस्क्रिप्शन में हम दो तरह से डिस्क्राइब करते हैं. एक तो फिजिकल एस्पेक्ट्स मदर अर्थ के हम डिस्क्राइब करते हैं, और एक ह्यूमन एस्पेक्ट्स कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कैसे इन्फ्लुएंस हो रही हैं बाय आर फिजिकल बाउंड्रीज. फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कि हमारी पॉपुलेशन ह्यूमन एस्पेक्ट है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर आता है, बट वो जो है हमारे फिजिकल फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. हमारी पॉपुलेशन कहीं पे भी अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा डेंस है तो वहाँ पर हो सकता है पानी ज़्यादा अच्छा मिलता हो, वहाँ पे हो सकता है सॉइल्स काफ़ी अच्छी हो, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए जो क्लाइमेट है वो सूटेबल हो. ऐसे काफ़ी ज़्यादा कहीं पे अगर पॉपुलेशन कम है तो हो सकता है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा ना हो. ये हमने काफ़ी पढ़ा है क्योंकि हम बचपन से सोशल साइंस के कांटेक्ट में रहे हैं. तो 11th क्लास में CBSE ने जैसे गाइडलाइंस दी हुई है और हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि NCERT के द्वारा 3 बुक्स हैं जो कि प्योरली फिजिकल ज्योग्राफी को 11th में कवर करती हैं. तो 3 बुक्स वो हैं. सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी. ये बुक बेसिकली जो पूरा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है उसको एक कह सकते हैं हम कि बेसिक लेवल से स्टार्ट करके हमें थोड़ा डेप्थ पे लेके जाती है. फिजिकल ज्योग्राफी होती क्या है, मतलब एक हमें बाउंड्री दे देती है फिजिकल ज्योग्राफी की, हम कि फिजिकल ज्योग्राफी में असलियत में होता क्या है. अभी तक हम 9-10 तक जो पढ़ते थे या हमने पढ़ा होगा उससे छोटी क्लासेस में भी, जूनियर लेवल में भी, तो इतना ज़्यादा हम फिजिकल ज्योग्राफी को अलग से नहीं पढ़ते थे. बट 11th में आके बिल्कुल अलग हो जाता है. तो फिजिकल ज्योग्राफी होता क्या है ये हमें 11th में पता लगता है कि फिजिकल ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस. तो फर्स्ट बुक तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हो गई. सेकेंड बुक हमारी स्पेसिफिकली इंडिया पर फोकस्ड है. इंडिया में कैसे कैसे तरह के
वेरिएशंस है रिगार्डिंग दी फिजिकल एस्पेक्ट्स, कि कहाँ पर कैसी वेजिटेशन होती है, क्लाइमेट किस जगह पे कैसे अफेक्ट करता है, किस चीज़ को कैसे, क्या फैक्टर्स है, कहाँ पे कैसी बायोडाइवर्सिटी है, और ऐसे ही इंडिया की लोकेशन क्या है एज पर दी वर्ल्ड, कितनी ज़्यादा वो स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है इंडिया की लोकेशन। तो ऐसे सारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कवर करते हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसीलिए 3 बुक्स भी हैं, आप देख रहे होंगे। ये फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड बुक इज दिस fundamentals of physical geography first, then this is the India physical environment, and the third one is हमारी प्रैक्टिकल, क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है आप बचपन से ही देख रहे होंगे कि मैप वर्क पे काफ़ी ज़्यादा इसका फोकस रहता है, इसका मेन जो थीम होती है वो मैप वर्क ही होता है। तो प्रैक्टिकल में भी हमें 11th में अभी मैप्स के ऊपर ही बताया जाएगा कि कितने तरह के मैप्स होते हैं, उन मैप्स को एक ग्लोब पे पेपर पे रिप्रेजेंट करने में क्या डिफिकल्टीज आती है, कौन कौन सी प्रोजेक्शंस लगती हैं। फिर अभी जो टेक्नोलॉजी हो रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, तो ये सब ज्योग्राफी से लिंक्ड है। तो इनका अभी हमें थोड़ा स्टार्टिंग यानी बेसिक लेवल ही पढ़ाया जाएगा। तो अभी ये 3 बुक्स पे हमें फोकस करना है 11th पे, और ये 3 बुक्स हमारा एंटायर सिलेबस कवर कर देती है। इसके बाहर से ना कोई क्वेश्चन आता है ना कुछ, और बड़े बड़े एग्जामिनेशन में भी ये NCERT की बुक्स ही रेफर की जाती है कि बड़े बड़े एग्जामिनेशन, जैसे अभी कोई भी आप SSC लेवल का या फिर UPSC लेवल का कोई भी सिलेबस होता है, तो everyone prescribes you to study these NCERTs thoroughly so that each and everything is clear to you. So physical geography में first book fundamentals of physical geography, तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें अभी फर्स्ट चैप्टर अगर हम अभी देखेंगे तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन मतलब ज्योग्राफी क्या है, इस चैप्टर को मेनली यही फोकस करता है कि ज्योग्राफी क्या है, कैसे उसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे उसकी लिंकेजेस हैं बाकी सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स के साथ, चाहे वो हमारा सोशोलॉजी हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, या फिर बाकी अपना पॉलिटिकल साइंस भी हो। इन सब ये सोशल साइंस के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं जो अलग से तो स्पेशलाइज है, पर इनका ज्योग्राफी के साथ बहुत लिंक है। ज्योग्राफी को इनके डेटा की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे अभी हम देख रहे होंगे इंडो चाइना डिस्प्यूट गालवान वैली में, तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का एक पार्ट है, जियो पॉलिटिक्स एक पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ऐसे ही हम इसमें देखते हैं, जैसे मैथमेटिक्स का भी इसमें काफ़ी अच्छा रोल होता है ज्योग्राफी में। स्टैट्स हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, जो आपने 10th में पढ़ा होगा, तो वो सब अभी ज्योग्राफी में भी आएगा। तो इसमें यही बताया जाएगा फर्स्ट चैप्टर में आपको कि ज्योग्राफी का बाकी के साथ क्या है, ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या है। जैसे फिजिकल ह्यूमन, तो फिजिकल की भी सब ब्रांचेस क्या है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, बायोज्योग्राफी, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी इसकी सब ब्रांचेज है। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉपुलेशन स्टडीज, अर्बन ज्योग्राफी, रूरल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, तो ऐसे ही काफ़ी सारी सब ब्रांचेज है। क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट है तो इतने हर एक चीज़ के लिए पढ़ने के लिए अलग ब्रांच बनाई हुई है, स्पेसिफिकली वो ब्रांच केवल उसी चीज़ पे फोकस करेगी। तो फर्स्ट चैप्टर में इतना कुछ नहीं है, हमें केवल इतना ही फोकस करना है, ज्योग्राफी को समझ पाएँ, 11th का स्टूडेंट एक अच्छे से समझ पाए कि फर्स्ट चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और बिलीव मी, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और हम सब मिलके साथ में इसको अच्छे से कवर करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि एक्सप्लोरेशन मांगता है ये सब्जेक्ट। तो हम एक्सप्लोर करेंगे इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें नई नई निकल के आएंगी। जो भी अभी नया आसपास हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन ज्योग्राफी के माध्यम से ही होती है। तो सेकेंड चैप्टर जैसे ये है हमारा मोस्ट फेवरेट चैप्टर, बचपन से हमारा रहा है कि यूनिवर्स के बारे में पढ़ना, अपना सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना, प्लैनेट्स, अर्थ के ऊपर कैसे गैलेक्सी, ये सब के बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा बचपन से ही, आपको भी रहा होगा, मेरे को भी है। तो हम काफ़ी ज़्यादा सब सोचते थे बचपन में एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, पायलट बनेंगे, स्पेस में जाएंगे। तो ऐसा ही ये चैप्टर भी पूरा वही है कि हमारा यूनिवर्स आखिर में
असल में फॉर्म कैसे हुआ, कैसे उसकी पूरी बना, वो क्या पीछे उसके रीजंस थे, अलग अलग जो हैं स्कॉलर्स ने क्या किया। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें काफ़ी ज्योग्राफी में काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया अलग अलग फील्ड से। तो हम पहली थ्योरी यही देखेंगे कि लैपलेस जो था वो मैथमेटिशियन था असल में, जिसने सोलर सिस्टम के बारे में हमें बताया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस, तो मैथमेटिशियन था लैपलेस, उसने हमें ये इसके बारे में बताया। तो यही हम इसमें पूरा देखेंगे, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ और क्या क्या थ्योरीज थी, हाइपोथेसिस क्या क्या थी, बिग बैंग थ्योरी, और फिर एटमॉस्फेयर, हमारा हाइड्रोस्फेयर, ये सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं या जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, उन सबको फॉर्म करने के लिए कितने साल लगे, कैसे फॉर्म हुए, किस किसने क्या थ्योरीज दिए, क्या क्रिटिसिज्म हुए। तो काफ़ी मज़ा आएगा ये पढ़ने में। तो ये चैप्टर है। और अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा यहाँ से प्योरली जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट हो रहा है। जो भी मैंने आपको बताया जियोमॉर्फोलॉजी, हमें बैचलर्स में तो पर्टिकुलर ये बताया जाता था जियोमॉर्फोलॉजी, बट 11th या 12th में ऐसे कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है कि ये यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी का, ये क्लाइमेटोलॉजी का, या ये ओशनोग्राफी का। तो अभी जियोमॉर्फोलॉजी, तो जियोमॉर्फोलॉजी बेसिकली डील्स विद the landforms, the physical landforms that you have witnessed or you have seen, like mountains, plains, plateaus और islands. तो ये जियोमॉर्फोलॉजी है पूरी कि ये कैसे फॉर्म हुए, इतने विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कैसे फॉर्म हुए। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी चैप्टर 3 जो जियोमॉर्फोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बाय द बुक, इट इज चैप्टर 3, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। की अर्थक्वेक्स को हम स्टडी करने के लिए या अपने इंटीरियर को स्टडी करने के लिए हम अर्थक्वेक्स की मदद लेते हैं। हम पी वेव्स, एस वेव्स, बॉडी वेव्स, इन सब की मदद से हम अर्थक्वेक को स्टडी करते हैं, और उसके थ्रू, अर्थक्वेक्स के थ्रू, हम उन वेव्स के थ्रू, सिस्मोग्राफ के थ्रू हमें पता लगता है कि अर्थ में क्या है, अंदर क्या है। अर्थ बाहर से इतना अच्छा है, इतनी ग्रीनरी है, पर अंदर से वो क्या है, अंदर ऐसे क्या क्या छुपा हुआ है कि जो हमें अभी एक्सप्लोर करना है। क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी काफ़ी कुछ हमें पता लग पाया है कि अंदर जो है हमारे 3 तरह के डिविजन्स हैं अंदर भी, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो वो क्रस्ट किससे फॉर्म हुआ है, मैंटल किससे फॉर्म हुआ है, कोर किससे फॉर्म हुआ है, और क्या क्या उनके बीच में टेम्परेचर कैसे राइज होता है, प्रेशर कहाँ डिक्रीज होता है, डेंसिटी कहाँ डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। तो वो सब इस चैप्टर में कवर्ड है। हाँ, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर्ड नहीं है क्योंकि ये अभी जैसे मैंने बताया कि बेसिक लेवल है, तो जितना थोड़ा थोड़ा कवर है। और ये बताया कि वॉल्केनोज कैसे इसमें फॉर्म होते हैं, वॉल्केनोज की टाइप्स क्या क्या होती हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये आप लोगों का भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट टॉपिक होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी हम डेली लाइफ में विटनेस नहीं कर पाते। वॉल्केनोज हो गए या फिर अर्थ के अंदर कैसे, ये तो सब हमें पता लगता है कि ये यहाँ पे सिचुएटेड है, या फॉरेन कंट्रीज में हमें पता लगता है कि वो वहाँ पे है, वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ वॉल्केनो का। पर ये हम अभी सब यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो अगला हम जो है थोड़ा जाते हैं, तो इसमें एक चैप्टर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो ये चैप्टर बेसिकली डील्स विद दैट दी ऑल दी कॉन्टिनेंट्स वर जॉइंड टुगेदर एंड देयर वाज अ मैन, Alfred Wegener, who was a scientist, that he gave an hypothesis that all the continents were joined together. They were a part of one big landmass called as Pangaea, and Pangaea was surrounded by Panthalassa, a large ocean. So ये हमें बताता है कि जितने भी ये अपने कॉन्टिनेंट्स थे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कभी ना कभी एक टाइम पे जुड़े हुए थे। और वो इनसे प्रूव भी करता है, कुछ जिक्सॉ फिट पजल के थ्रू भी प्रूव करता है अपनी थ्योरी को। और ये हम इस चीज़ में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि वॉल्केनोज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। और हम प्लेट बाउंड्रीज देखेंगे, जो हम देखते हैं ना कि अर्थक्वेक में बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने ये टर्म सुना होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट हुई है, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो वो हम सब चीज़ें इसमें कवर करेंगे कि कहाँ पे कैसे वॉल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स की कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, वो क्यों ज़्यादा होती है। ये सारे रीज़न जो शायद आपके दिमाग में, माइंड में कब से ये बैठे होंगे और शायद आंसर नहीं मिल पा रहा होगा। तो अभी ज्योग्राफी आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टूल है जिसके थ्रू आपके मन में जितनी क्वेरीज आ रही होंगी इन सब चीज़ों को लेके, अपने अर्थ को लेके, अपने फिजिकल बाउंड्रीज को लेके, वो सारी आपकी ज्योग्राफी एक टूल आ गया अभी आपके पास 11th में, जिन्होंने
चूज़ किया है जिनके पास सब्जेक्ट है, वो इस टूल के हेल्प से वो सारी अपनी क्वेरीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स इसमें हम पढ़ेंगे, फिर इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 5 मिनरल एंड रॉक्स। तो मिनरल एंड रॉक्स में एज द नेम सजेस्ट कि हम लोग यहाँ पे मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, कि कैसे रिसोर्सेज हमारी ह्यूमन लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, हाउ रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू वन ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी चीज़ और कैसे कैसे तरह तरह के मिनरल्स हमारे वर्ल्ड में मिलते हैं और इंडिया में कौन कौन से स्पेसिफिकली मिलते हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि 3 तरह की रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री, इग्नेशियस एंड मेटामॉर्फिक। उनके टाइप्स पढ़ेंगे कि वो कैसे फॉर्म होती हैं, क्या क्या होता है, कैसे कहाँ से वो निकलती है। फिर उनका जो है चेंज पढ़ेंगे, मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। और नेक्स्ट इज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि कुछ मूवमेंट्स जो होती है अर्थ के अंदर होती हैं, क्रस्ट मैंटल कोर से होते हुए वो बाहर हमें नज़र आती हैं, बट वो काफ़ी टाइम से अंदर चल रही होती है। ऐसे कुछ मूवमेंट्स बाहर हमें विजिबल होती है, जैसे रॉक्स का टूट जाना, लैंडस्लाइड हो जाना। जैसे केदारनाथ में जब फ्लड्स आई थी तो वो एक हमें विजिबल मूवमेंट थी, हम सामने से देख पा रहे थे। और वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुई थी वो हमें सामने से दिख रही थी। तो ये सारी चीज़ें मास मूवमेंट्स जिसे बोला जाता है। लैंडस्लाइड तो एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरे को मास मूवमेंट्स बोला जाता है। सॉइल क्रीप हो गई, एवलांच हो गया, सॉइल फ्लक्शन हो गई, तो ये सारी चीज़ें मास मूवमेंट्स के अंदर आती है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो सारी चीज़ें एक हायर लेवल से लोअर लेवल में आ रही हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में अलग अलग तरह के एंडोजेनिक प्रोसेस है, एक्सोजेनिक प्रोसेस है। कि एंडोजेनिक जो अर्थ के अंडर होते हैं, प्लेट मूवमेंट्स होती है, उससे माउंटेन बिल्ड होता है, या फिर फॉल्ट्स होते हैं या फोल्ड्स होते हैं। और ऐसे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जैसे डायस्ट्रॉफिज्म और वेदरिंग, ये सारे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं जो हम बाहर से विजिबल होते हैं और ये सॉइल को कहीं ना कहीं एनरिच करते हैं। तो बाद में हम इसमें वेदरिंग भी पढ़ेंगे कि वेदरिंग क्या होती है। जैसे वेदरिंग मैंने बताया, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, जो ये बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स को छोटे छोटे पीसेज में कर देती है। और इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। और आइसोस्टेसी एक बाद में एक कॉन्सेप्ट है, मैं अभी ऐड कर देता हूँ कि आइसोस्टेसी मेंटेन रहती है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है पूरे अर्थ का। तो ये चैप्टर बेसिकली उसी पे फोकस करता है। तो ये चैप्टर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा हमें। सीखना तो वैसे हर चैप्टर से है, बट ये चैप्टर जो है यहाँ से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ नया सीख रहे हैं। अभी तक जो था आपने कहीं ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। जो काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, बट ये चैप्टर थोड़ा अनटच्ड है, ये छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ाया जाता है, ऐसे भी कोई एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये बेसिकली चैप्टर इसी से डील करता है कि कैसे हमारे लैंड फॉर्म्स इवॉल्व हुए इतने सालों में, कैसे क्यों बने, कैसे बने, कब बने, ये सारे जो क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर से बेसिकली डील करती हैं और आंसर देती हैं आपको ये इन सारे क्वेश्चंस का। तो चैप्टर 7 इज लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। सो नेम सजेस्ट लैंड फॉर्म्स क्या, जैसे कि आपके ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ये लैंड फॉर्म्स हुए हमारे। तो लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन, तो इवॉल्व कैसे हुए इतने सालों में। तो हमने देखा होगा कि रिवर ऊपर से निकलती है, यहाँ से आई, पहाड़ों से आई रिवर, यहाँ से आई, फिर बीच में उनको कहीं पे एक पॉइंट मिला, फिर लास्ट में आके वो डेल्टा बनाती हैं और मर्ज हो जाती है ओशन में। तो रिवर्स ऐसे जब चलती है, तो रिवर का एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। बाकी तो इसमें काफ़ी सारे और भी टर्म्स मिलेंगे, विंड का होगा, फिर रिवर ग्लेशियर्स का होगा, बट रिवर से इजी रहेगा इसलिए क्योंकि रिवर्स का हम काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया हुआ। तो रिवर्स जब निकलती हैं तो यूथ स्टेज में होती है सबसे पहले। वो यूथ यानी जवान निकली वहाँ से, ग्लेशियर से निकली, ग्लेशियर मेल्ट हुए चले वो, तो इरोजन करते हुए, क्योंकि फास्ट स्पीड में होती है, इरोड करते हुए आती है काफ़ी सारी चीज़ों को, तो वहाँ पर लैंड फॉर्म्स बनाती जाती है वो अपने रास्ते में। फिर
मिडल स्टेज में आती है तो मिडल स्टेज में आती वो स्लो हो जाती है। जैसे मिडल स्टेज में आपने देखा होगा हरिद्वार के आसपास, ऋषिकेश के आसपास इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं रहती जितनी कि उससे हायर एलिवेशन में रही होगी उसकी। तो वहाँ पर वो डिपॉजिट करनी स्टार्ट करती है, वो इरोड नहीं करती है, वहाँ पर डिपॉजिट करती है। उसका स्ट्रेच काफ़ी लंबा हो जाता है। पहले वो छोटी छोटी आ रही होती है तो स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। अब जब स्ट्रेच लंबा हो जाता है यानी ज़्यादा बड़े एरिया में फ्लो करती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, और वो जो भी चीज़ ऊपर से लेके आती है चाहे सैंड, सिल्ट, क्ले, वो डिपॉजिट करती है और वहाँ से कुछ ना कुछ हमें फॉर्मेशन, जैसे सैंड बार एक फॉर्मेशन होता है, ऑक्सबुल एक फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म होने लग जाते हैं उन जगहों पे। तो फिर लास्ट में हमारी ओल्ड स्टेज आती है जो माउथ ऑफ द रिवर भी बोलते हैं हम उसे, जो कि है अपना डेल्टा। डेल्टा में जाके वो सीधा डिपॉजिट हो जाती है, वो वहाँ पर एक डेल्टा यानी एक ट्रायंगुलर शेप का एक फर्टाइल एरिया बन जाता है, जिससे वो वहाँ पर अपनी सैंड, सिल्ट एंड क्ले डिपॉजिट हो जाती है और वहाँ से वो ओशन में मिक्सअप हो जाती है। तो ऐसे एक रिवर है इस चैप्टर में। बाकी और भी आपको ग्लेशियर्स के थ्रू ग्लेशियर्स के लैंडफॉर्म समझाए जाएंगे। आपके जो है वाटर के हैं रिवर का तो मैंने बता दिया आपको, ग्लेशियर्स हो गए, और कोस्ट के आपको लैंडफॉर्म्स बताए जाएंगे और ग्राउंड वाटर के समझाए जाएंगे आपको। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें फोकस करेंगे। काफ़ी सारा टर्म्स आपको नई सीखने को मिलेंगी इसके अंदर, जो शायद आपने पहले नहीं सुनी हो और देखी भी नहीं होंगी। क्या जैसे ग्लेशियर्स के जो लैंडफॉर्म होंगे वो आपने नहीं देखे होंगे, रिवर्स के तो हो सकता है देखे हों आपने, बट ग्लेशियर्स के नहीं देखे होंगे आपने, वेव्स के नहीं देखे होंगे, कोस्ट के नहीं देखे होंगे, ग्राउंड वाटर के नहीं देखे होंगे, क्योंकि ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली नीचे है तो हमें नहीं पता कि वहाँ पे क्या लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। बट या ज्योग्राफी डील्स विद ऑल दीज थिंग्स, और तभी ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और तभी काफ़ी ज़्यादा इसको ऑप्ट करते हैं जो भी हमारी हायर स्टडीज़ हो, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, साइंस से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर बाद में स्टडी करते हैं, साइंस को ड्रॉप कर देते हैं और बाद में ज्योग्राफी को इसलिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि वो लिंक करते हैं, हमारे अर्थ को समझने में अच्छा लगता है और वही सारी टर्म्स यूज होती हैं, और मैथ्स के थ्रू और काफ़ी ज़्यादा जो टेक्निक्स हैं, मैथमेटिकल टेक्निक, उससे हमें समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। तो अभी जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ ख़त्म हो जाती है, चैप्टर 7 तक हमारी जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है, जो चैप्टर 3 से स्टार्ट होती है। 3, 4, 5, 6, 7 5 chapters consist of your geomorphology, and from chapter 8 there is a change in the branch, and now the branch starts of climatology. अब climatology start होती है, तो climatology as the name suggests, we can say that climate related to climate, we have to study about the climate. क्लाइमेट क्या है, कौन कौन से क्लाइमेटिक एजेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो इंडिया में मानसून का टाइम है, तो कैसे आता है मानसून, क्या पूरा मैकेनिज्म होता है मानसून का, या पूरे साल भर हमारे सीजन जो होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं, उससे किसको क्या प्रॉब्लम होती है, कौन से एरिया में कब बारिश आती है, कब नहीं आती, कब ड्राई स्पेल्स होते हैं, कब वेट स्पेल्स होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें समझने को समझेंगे हम इसी चैप्टर से, मतलब इस ब्रांच से, क्लाइमेटोलॉजी से। अभी चैप्टर 8 में बेसिकली हम एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स कौन कौन होती है, और लेयर से वो जो है कैसे कैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं तो डिक्रीज क्यों हो जाता है टेम्परेचर। हमारे मन में क्वेश्चन आते होंगे, ऊपर हम चढ़ते हैं, जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं तो सांस क्यों फूलने लग जाती है हमारी, या ऊपर जाते हैं एयरप्लेन में हम जब अपने ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे ईयर क्यों पॉप हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा है और हमें जो है कभी भी इसका जो है एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता। इवन हम गूगल भी करते होंगे तो गूगल पे भी ऐसी बातें समझा देते हैं जो शायद हमारे लेवल से काफ़ी ऊपर की बातें हैं। तो ज्योग्राफी में जो है क्लाइमेटोलॉजी मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि कभी भी आपके पास कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए किसी कहीं पे भी, किसी क्विज में, या वैसे कभी भी जनरली कोई आपसे पूछे, तो यू शुड नो द एग्जैक्ट आंसर इन द ईजी लैंग्वेज। सो दैट्स माई बेसिक कंसर्न। सो ये हम पढ़ेंगे। फिर अगला जो, जैसे मैंने बताया कि सोलर रेडिएशन है, चैप्टर 9 हमारा सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो ये बेसिकली टेम्परेचर, उसके फैक्टर्स, कैसे इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर, और अपना सोलर रेडिएशन, सन आता है तो सन की इक्वेटर पे जो है
या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न, फिर आर्कटिक सर्कल या एंटार्क्टिक सर्कल पे जाकर उसके कैसे कैसे कितने कितने लेंथ ऑफ डे उसका कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सनलाइट क्यों वहाँ पे ऊपर कम होती है, वहाँ पे दिन छोटा क्यों होता है। जैसे अभी 21 जून गया तो यानी समर सॉलिस्टिस, तो यानी कि सबसे बड़ा दिन था नदर्न हेमिस्फेयर में, सबसे बड़ा दिन था उस दिन और सबसे छोटी रात थी। तो ऐसे ही अब ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हीट बजट समझेंगे कि हीट हमारे पास इतनी आ रही है तो फिर वो जा कितनी रही है, कहाँ जा रही है, इतनी जाती है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन आता होगा आपके दिमाग में कि 12 बजे जो है, हम दोपहर को 12 बजे बहुत सन जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है हमारे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा धूप आती है। बट 12 बजे हमें इतनी धूप नहीं लगती जितनी हमें 3 या 2:30 बजे के करीब लगती है। वो ऐसा क्यों है? हम स्कूल्स में जो जाते हैं उन्हें पता होगा कि दोपहर को 2-2:30 बजे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा वो होती है, इरिटेशन होती है गर्मी की वजह से। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो वो इस चैप्टर के थ्रू समझाया गया है, स्पेशली हीट बजट के थ्रू समझाया गया है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एक इसमें टॉपिक आता है, उसके थ्रू समझाया गया है। तो वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करके आपके साथ ये पढ़ाऊँगा। अभी तो वीडियो की वजह से इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा इतना एक टॉपिक को। तो जब ये आगे एक इकट्ठे से हम ये चैप्टर को लेंगे, कवर करेंगे, तो मैं काफ़ी अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर करूँगा। जो आपकी क्वेरीज हैं छोटी छोटी, वो क्लाइमेट को लेके वो क्लियर करते चलेंगे हम साथ साथ में। तो टेम्परेचर का इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है कि जनवरी और जुलाई एक्सट्रीम को लिया जाता है इसमें टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड में कैसा टेम्परेचर इन्फ्लुएंस होता है, कैसा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो इस चैप्टर में समझाया गया है। तो या दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 9 एंड हेयर द चैप्टर 10 एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रेशर विंड जो है ट्रैवल करती है और उससे मानसून वगैरह और ड्राई स्पेल्स वेट स्पेल्स आते हैं। तो वो इस चैप्टर में हम बेसिकली फोकस करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं जिससे हमारी प्रेशर्स की वेरिएशन क्रिएट हो जाती है पूरे अर्थ पर, और कौन सी विंड्स कहाँ अट्रैक्ट होती है, कहाँ कन्वर्ज होती है, कहाँ डाइवर्ज होती है, जिससे कि विंड्स के पैटर्न पे हम समझ पाए। विंड्स का पैटर्न समझेंगे तो हमें बाकी जो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंसेस है, क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि विंड्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विंड्स चलती हैं तो वो किससे जाके कहाँ अट्रैक्ट होती है, कहाँ बनती हैं, कहाँ पे क्या होता है, कहाँ पे उनका मर्जिंग पॉइंट होता है, जिससे वहाँ पर क्या लैंडफॉर्म बन रहा है, वहाँ पे क्या वेदर का नया फिनोमिना निकल के आ रहा है। तो वो हम सब इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। So yeah, that's the end of chapter 10, and now we have come to chapter 11, water in the atmosphere. So this is the very easy chapter because water in the atmosphere, like we have studied in 9th and 10th also, like the concepts of evaporation, transpiration, so condensation, dew point, what is dew, mist, fog, all these phenomena we have witnessed in the winters also, and we have studied also. But as we know that 11th class is our senior class and we have to study a little more, a bit more. So we have to deal with these phenomena again and again, so that our concepts are easily clear to everyone studying these concepts like evaporation, condensation, frost, clouds, how the clouds are forming, and we have seen different shapes of clouds, and many clouds are formed at lower heights and many clouds are formed at higher heights. So ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं कि कौन से क्लाउड्स की क्या फॉर्मेशन होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कौन सा क्लाउड ज़्यादा रेनफॉल देता है या कौन सा क्लाउड कम रेनफॉल को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। तो लास्ट चैप्टर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसमें एक जो मेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है कोपेन्स की क्लासिफिकेशन। कोपेन एक साइंटिस्ट था, उसने पूरे वर्ल्ड की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थी उसने अपने एक कोड वर्ड में दी थी। उसने सिम्बल्स दिए थे, कैपिटल और स्मॉल, नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स ABCD ऐसे सिम्बल्स दिए थे उसने, और ऐसे स्मॉल के। तो उसने कैपिटल और स्मॉल को मिक्स करके एक अपनी क्लासिफिकेशन बनाई थी, जैसे BWH, ASW, ABW,
AWH ऐसे करके उसने काफ़ी सारी अपनी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस बनाई थी। इसमें हम थोड़ा टाइड्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ओशन टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और टाइड्स के कितनी कितनी तरीके की होती हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। सो या दैट्स द एंड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। नाउ the unit 6, that is life on the earth, that basically is our environmental geography or biogeography, that basically deals with the ecosystem, ecology, biosphere reserves, and all those things that we have studied in EVS. I think you have recalled your childhood memories, like EVS में हम पढ़ते थे ecology, animals के names और plants के name, और वो सारी चीज़ें अभी हम दोबारा स्टडी करने वाले हैं, बट हाँ थोड़े अच्छे तरीके से, थोड़े हायर लेवल पर कुछ नई टर्म्स भी आएंगी, तो वो सारी चीज़ों को हम स्टडी करने वाले हैं। सो जैसे बताया इकोलॉजी होती है, इकोसिस्टम में क्या फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे इकोसिस्टम इन्फ्लुएंस करता है हमें, हमारे जो लाइफस्टाइल होती है, कहाँ से हमें फूड मिलता है, फूड का कॉम्पोजिशन कैसे होता है, फिर अगर कुछ लेफ्ट ओवर हो जाता है तो उसका डीकम्पोजिशन कैसे होता है, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें काम करते हैं, फूड कॉम्पोजिशन में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं, क्या प्रोसेस चलता है पूरा, तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। कुछ साइकिल्स हैं इसमें, नाइट्रोजन साइकिल, बायोजियो केमिकल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, तो ये साइकिल्स भी हमें थोड़ी पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाद में हमें काम आएंगी ही, चाहे हम किसी भी फील्ड में जाएं, बट ये थोड़ी जनरल नॉलेज के लिए भी हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या करती हैं साइकिल्स। तो लास्ट चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में पता ही लग गया कि कंजर्व करना है हमने। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स ऑल दी लिविंग बींग्स, plants, animals, microorganisms, all those things are covered in biodiversity. Even this and this large, all are covered in biodiversity. So we have to specifically deal with conservation, like how to conserve biodiversity, and we know that our biodiversity is deteriorating by every moment. एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एंडेंजर्ड काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो कैसे आगे कंट्रोल करें, डिप्लीट ना हो हमारा इकोसिस्टम, तो उस पर बेसिकली डील करता है ये चैप्टर। सो ये चैप्टर 1 to 16 मैंने अभी आपको एक बुक से समझा है, तो अभी ऐसे ही हमारे पास दूसरी बुक भी है जो मैंने आपको बताया कि वो स्पेसिफिकली इंडिया के बेसिस पे डील करती है। तो ये बुक इतनी ज़्यादा नहीं है, बट ये इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट की बुक है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट चैप्टर इज इंडिया लोकेशन। तो इंडिया लोकेशन में अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इंडिया एंड इट्स लोकेशन में कि इंडिया की लोकेशन कैसे हमारी इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ को। देखा होगा इंडिया पे आपने काफ़ी ज़्यादा नेचुरल पोर्ट्स हैं और मैनमेड पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंडिया का अच्छा है, तो ट्रेड बहुत अच्छा होता है इंडिया के साथ। और सबसे ज़्यादा एक ओशन की पावर जो है ना इंडिया के पास, ओशन की जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम इस मैप में भी देख पा रहे होंगे कि ये पूरा हमारा वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, और इधर इंडियन ओशन हो गया पूरा, ये इंडियन ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो ये काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस करता है वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ को, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में हो गया, या फिर हमारा जापान, साउथ कोरिया, या फिर अपना हो गया यहाँ से अमेरिका भी जाना हो तो भी काफ़ी ज़्यादा। तो इंडिया का ऐसा नहीं है कि काफ़ी ऐसा कोई रोल हो या फिर उसकी जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस कहीं कम हो गई, ऐसा नहीं है। काफ़ी इंडिया की ये लोकेशन की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे ट्रॉपिकल है और सूटेबल है, क्रॉप्स यहाँ पे अच्छी हैं, मसालों में हम काफ़ी ज़्यादा, और रिसोर्सेज में जैसे माइका हो गया, कोल हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखा हुआ रिसोर्स रीजन है हमारे यहाँ पे। तो वो इसलिए इंडिया का लोकेशन काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, वर्ल्ड की बाकी सारी कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करता है, ताकि जिससे कि हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है वर्ल्ड की कंट्रीज़ में, ट्रेड में अगर हम देखें या जियो पॉलिटिक्स के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें। तो इसमें यही बताया जा रहा है इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन विद द मैप। इस चैप्टर में बेसिकली डील्स विद दी हाउ इज द फिजियोग्राफी ऑफ आर इंडिया। फिजियोग्राफी मीन कि उसका टेरेन कैसा है, उसका रिलीफ कैसा है हमारे इंडिया का। तो रिलीफ आपको पता ही है कि अनइवन है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ देखने को मिलेगा। जैसे पूरे अपर रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे
माउंटेन है, हिमालयाज की यंग फोल्ड माउंटेन, हिमालयंस जो बोलते हैं, वो यहाँ पर सिचुएटेड है, जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री का काम भी करता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और यहाँ पर ये मानसून के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि जो मानसून की विंड्स आती है वो हिमालय से नीचे नीचे रहती है, हिमालय से पार करके दूसरी कंट्री में नहीं चली जाती। तो इससे क्या सारी विंड यहीं ट्रैप हो गया और सारा वो मानसून यहीं पे छोड़ जाती है, जिससे कि इंडिया में जो है अपना एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो सेकंड पार्ट हमारा आता है इधर, जो ये आप देख रहे होंगे पंजाब हरियाणा रीजन, इसको हम नदर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं, एंड ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं हम इनको, नदर्न प्लेन्स। ऐसे इधर आ जाए तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट आ जाता है इधर, राजस्थान और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट्स ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे ये है डेजर्ट्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा ये ट्रायंगुलर शेप्ड रेगुलर पैटर्न एक बनता है, जिसे हम प्लेटू बोलते हैं, इंडियन प्लेटू, जिसमें अलग अलग तरह के अलग डिवीजन है, डेक्कन प्लेटू है, फिर बाघेलखंड प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है, मेघालय प्लेटू है, और ऐसे इधर नीचे महाराष्ट्र प्लेटू है, कन्नड़ प्लेटू है, ऐसे करके काफ़ी सारे प्लेटूज यहाँ पर सिचुएटेड हैं यहाँ पर। फिर यहीं पर एक दो नैरो यहाँ पर, यानी ये हो गया हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम महाराष्ट्र टू दिस केरला, फिर सदर्न टिप तक, और फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, उड़ीसा से तमिलनाडु, ये स्टेट्स कवर करता है। तो ये है, और बाकी फिर आइलैंड्स तो ही हैं हमारे, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप इधर, अंडमान एंड निकोबार। तो ये हमारे आइलैंड्स हैं जो भी काफ़ी ज़्यादा यही हमारी फिजियोग्राफी को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली हर एक डिवीज़न को, हिमालयन माउंटेन है तो उसकी क्या क्या बाइफर्केशन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे ऐसे प्लेन्स में, फिर प्लेटूज में, डेजर्ट्स, आइलैंड, कोस्टल प्लेन, हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो फिजियोग्राफी हमारी क्यों इतनी रिच है, रिसोर्सेज से रिच है, बायोडाइवर्सिटी से कैसे रिच है, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। क्या किस टाइम पे क्या चीज़ होती है, इस टाइम पे कौन सा मंथ कौन से डिवीज़न के लिए हेल्पफुल रहता है या नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगला हमारा चैप्टर 3 है ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज में जैसे ही आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हिमालय में रिवर्स निकलती हैं, तो ग्लेशियर है तो हिमालयन रिवर्स निकलेंगे कुछ, तो उसके डिवीजन है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम है। तो ऐसे ही फिर नीचे पेनिनसुलर इंडिया में आते हैं, ये पेनिनसुला बोला जाता है, ठीक है, ये जो मैं प्लेटू बोल रहा था इसको पेनिनसुलर इंडिया भी बोला जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ रिवर है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, सुवर्णरेखा और महानदी, तापी, ऐसे करके रिवर्स है। तो उनका फ्लो कैसा है, वो उनका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ पे वो डेल्टा बनाती है या फिर एस्चुरी बनाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो ये इंडियन ज्योग्राफी है बेसिकली। तो इंडियन ज्योग्राफी का आप अगर मेरे से पूछे कि कहाँ पे इसका इम्पैक्ट होगा, तो एक तो जीके में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हमारी इंडियन ज्योग्राफी। जो चीज़ें हम डेली लाइफ में नहीं देख पाते, वो शायद हम मैप के थ्रू हम समझ पाते हैं कि ये रीजन यहाँ पे है तो इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, वाई दिस रीजन इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू स्टडी दिस रीजन। कोई भी चीज़ हम तभी पढ़ते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत होती है। अगर हमें पता हो कि सूरत क्यों फेमस है डायमंड के लिए, तो हम फिर उसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। जब अगर हमें कोई भी यहाँ पे कोई भी छोटी सिटी बोल दे, अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं है तो हम उसे पढ़ेंगे ही नहीं जब तक हमें उसकी नीड नहीं होगी। अगर हमें पता है कि सूरत में अगर हमें घूमने जाना है तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे घूमने जाना है, हमें वहाँ पे कुछ नई चीज़ें देखनी है, हमें एक्सप्लोर करनी है, इसलिए हम सूरत के बारे में पढ़ेंगे। हमें लद्दाख जाना है, हमें घूमने जाना है, हमें फ्रेंड्स के साथ अगर ट्रिप पे जाना है तो हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, कौन कौन से रास्ते होते हमें अपना सेफ रहेगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, कौन कौन से हमें रास्ते कवर करने हैं, कौन कौन से हमें साइट्स कवर करनी है। तो इसीलिए इंडियन ज्योग्राफी की हमें नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो हमें अपने कंट्री के बारे में पता होना चाहिए। वर्ल्ड में तो हम हो सकता है हम काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स कर भी ले, बट इंडिया भी हमारी ऐसा नहीं है कि कहीं पे वर्ल्ड से ज़्यादा कहीं कम ब्यूटी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये सिक्किम स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में आती हैं, बाकी 7 सिस्टर्स में भी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इतने ज़्यादा हमें रिवर्स हैं कि हम जो है वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, रिवर्स हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ के कुछ समझना चाहिए।
तो यही सारी चीज़ें इसमें है। तो थर्ड में यही है, रिवर्स के बारे में बताया जा रहा है थर्ड चैप्टर में कि इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन सी रिवर्स हो रही हैं, और फिर गंगा में कौन कौन सी, गंगा रिवर सिस्टम है, वो रिवर सिस्टम है क्योंकि गंगा कंसिस्ट ऑफ मैनी स्मॉल ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। तो वहाँ पर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, उनकी ट्रिब्यूटरीज की आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, वो कहाँ कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। कितना किसका लेंथ है, वो कौन कौन से रास्तों से कवर होते हुए कहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर ड्रेनेज के भी टाइप्स होते हैं, जैसे ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, ऐसे ऐसे करके उसके भी स्टार पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ऐसे ड्रेनेज के भी टाइप्स होते हैं। तो वो सब हम पढ़ेंगे कि कौन से रिवर कौन सा ड्रेनेज पैटर्न फॉलो करती है जब वो मिक्सअप होती है मेन रिवर के साथ। सो चैप्टर 4 इज अगेन क्लाइमेट। अब बट ये क्लाइमेट पुरानी लास्ट बुक के क्लाइमेट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये इंडिया पे फोकस्ड है। इंडिया पे कैसे क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस रहता है, क्लाइमेट कैसे हमारे एक ह्यूमन बीइंग की, एक छोटे ह्यूमन बीइंग की कैसे वो ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि अगर एक साल बारिश कम हुई तो एग्रीकल्चर का नुकसान हो जाएगा, या बारिश ज़्यादा हुई तो नुकसान हो जाएगा। तो बारिश कम ज़्यादा क्यों हो रही है, इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे कि कहाँ पे क्यों, क्या कारण है, कौन कौन सी जेट स्ट्रीम लगती हैं, कौन कौन सी विंड्स अफेक्ट करती हैं। जैसा भी मैंने बताया कि हिमालयंस की कितनी बड़ी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है फॉर मानसून ऑल्सो, क्योंकि सारी विंड्स जो हैं यहीं पे ट्रैप हो जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो हिल्स हैं छोटी छोटी, वहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। वो लास्ट उस वाली बुक से ज़्यादा इसमें हम कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये इंडिया पर बेस्ड है पूरी बुक। तो इस चैप्टर में यही है। और बाकी सीजन हम पढ़ेंगे, मानसून के सीज़न, हॉट वेदर सीज़न, कोल्ड वेदर सीज़न, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा हम कवर करेंगे इसमें, कि ग्लोबल वार्मिंग जो आजकल काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए तो खासकर, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर क्लाइमेट से अगला चैप्टर, आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव गॉट इट, दैट क्लाइमेट जहाँ पर भी जैसा भी क्लाइमेट होगा वहाँ पर उसी हिसाब से नेचुरल वेजिटेशन होगा, वहाँ पर उसी हिसाब से प्लांट्स या हमें एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अगर जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे अलग तरीके के प्लांट्स मिलेंगे, जहाँ कम बारिश होगी वहाँ अलग तरीके के प्लांट्स या ट्रीज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल डेजर्ट की जो नेचुरल वेजिटेशन है वो काफ़ी डिफरेंट होगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की वेजिटेशन से। यहाँ पे पंजाब में जो वेजिटेशन होगी वो केरला या तमिलनाडु के काफ़ी डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ही बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ पे फिजियोग्राफी बहुत डिफरेंट है, वहाँ एक जैसे वो है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल वेजिटेशन को भी अफेक्ट करती हैं। तो जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड हैं। एक फैक्टर को हम समझेंगे तो अपने आप हम दूसरे फैक्टर को अपने आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट से नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट होगी, नेचुरल वेजिटेशन से ह्यूमन लाइफ इम्पैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम समझेंगे कि कहाँ पे कैसे हैं। जैसे ट्रॉपिकल डिसिड्यूअस फॉरेस्ट कहाँ है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, और अपना मैंग्रोव्स कहाँ मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल वेजिटेशंस के टाइप्स हैं, और ये हम स्टडी करेंगे किसकी कहाँ पे वेरिएशन है और वो क्यों है। तो इसमें यही है। फिर सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन है तो ऑब्वियसली सॉइल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता होगा वेजिटेशन को ग्रो करने में। तो सॉइल्स कहाँ पे कैसी हैं, कौन सी सॉइल पे कैसी वेजिटेशन हमें ग्रो करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कॉटन के लिए कौन सी सॉइल ज़रूरी है, और कॉटन स्पेसिफिकली महाराष्ट्र या सदर्न रीजन में क्यों ग्रो होता है, जो शुगर केन है वो नदर्न एरियाज में क्यों ग्रो होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सॉइल्स की वहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और सॉइल्स डिफ्रेंशिएट क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट ऐसा है, वहाँ पे ज़्यादा धूप मिलती है या फिर वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पे क्लाइमेटिक की वेरिएशन है, जिससे कि वहाँ पर सॉइल्स की वेरिएशन है, जिससे वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की हमें वैरायटी देखने को मिलती है। तो ये हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे। जैसे लेटरलाइट सॉइल हो गई, फॉरेस्ट सॉइल हो गई, रेड सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, तो लोमी सॉइल हो गई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो लास्ट ये है अपना यूनिट 4, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर। तो ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम श्योर कि ये तो सारी चीज़ें हम विटनेस खुद ही कर रहे हैं। अभी एक पीछे ही कितने दिन पहले ही, ज़्यादा दिन नहीं हुए, कि अर्थक्वेक आए दिल्ली में भी, काफ़ी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी हुई। तो ये नेचुरल हैजार्ड्स ही हैं, डिज़ास्टर्स ही हैं। अर्थक्वेक हो गए, फ्लड्स हो गए, केदारनाथ में 2013 में जो फ्लड्स आई, फ्लैश फ्लड्स,
वो एक डिज़ास्टर है, प्रॉपर्टी का काफ़ी लॉस हुआ, लाइफ का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें क्लासिफिकेशन है कि और कौन कौन सी टीम कहाँ पे एक्शन ले सकती है। फॉर एग्जांपल एनडीए में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या एक सेंटर की एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम होती है, स्टेट की होती है, डीडीएम में होती है। ऐसे काफ़ी सारी टीम्स हैं, नोडल एजेंसीज हैं जो स्पेशली डिज़ास्टर को ही, डिज़ास्टर से ही बचने के लिए हमें बताई जाती है। तो अभी जैसे आया अम्फन साइक्लोन आया है, या हम देखते ही हैं कि कोसी जो है, कोसी रिवर जो बिहार में फ्लो होती है, उसे हम सौरा ऑफ बिहार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर साल अपना जो है चैनल चेंज कर लेती है, फ्लोइंग चैनल चेंज कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। अगर एक साल वो यहाँ से निकली है तो अगले साल वो यहाँ से निकलने के बजाय ऊपर से निकल जाएगी। तो उससे क्या होगा, अगर ये रिपेयर हुआ है एक साल में, तो अगले साल वो दूसरी जगह को ख़राब कर देगा, वो कोसी रिवर। तो ऐसे वार्निंग पहले वो जो है नोडल एजेंसी दे देती हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है। आईएमडी से वो टाई अप करके, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से वो कोऑर्डिनेट करके वो बता देती है। अगर कोई ऐसी डिज़ास्टर की कोई भी पहले से ही आती है, तो वो इमरजेंसी इवैक्यूएशन के प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, ताकि वहाँ पर कम से कम हार्म हो प्रॉपर्टी को, या फिर वहाँ की लाइफ को, या फिर वहाँ के इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। सुनामी जैसे आपको पता है पहले आई थी, तो इंदिरा पॉइंट सब मर्ज हो गया था और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो याद है, मेरे को तो याद है कि बचपन में हमने डोनेट भी किया था काफ़ी ज़्यादा सुनामी के विक्टिम्स को, और ऐसे करते रहते हैं। 2001 का भुज में जो अर्थक्वेक आया था, काफ़ी डिजास्टर्स था। तो ये सारी चीज़ें डेली लाइफ में होती रहती हैं, और इसलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है, ताकि हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन पाए। हम यूथ हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री की। तो आगे जाके अगर हमारे पास नॉलेज होगी ज्योग्राफी की, तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आगे जाके अपने कंट्री के लिए। हमें डिज़ास्टर के बारे में पता होगा, तो हम उन्हें प्रिकॉशन दे सकते हैं। हम पहले से एक अनुमान लगा सकते हैं, एक तैयार कर सकते हैं स्ट्रैटेजी की कैसे कुछ आएगा। अगर हमारे आसपास कुछ आएगा, मैन मेड डिज़ास्टर भी आया, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट ही हो गया, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँगा? बाकी लोग अगर पैनिक कर रहे होंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम क्या होनी चाहिए एज अ ज्योग्राफी स्टूडेंट। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी पे डील करता है, और पूरा ज्योग्राफी जो डिसिप्लिन है वो इसी पे डील करता है कि आपकी डे टू डे लाइफ में ज्योग्राफी जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पर क्या पड़ता है। और हम सब आपस में लिंक्ड हैं। अगर दिल्ली में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर वहाँ पर एक बंदे को वो हार्म नहीं कर रहा, वो पूरे दिल्ली को हार्म कर रहा है। और अगर हरियाणा से वो आ रहा है, तो फिर वो हरियाणा में जो रहते हैं लोग, और फिर दिल्ली में जो रहते हैं, उन सबको परेशान कर रहा है। अगर केदारनाथ में बाढ़ आई है, तो केदारनाथ से लेकर ऋषिकेश तक के जितने भी आसपास की सिटीज़ थे, वो सबको हार्म करता हुआ है। तो ये सब आपस में लिंक है। बट हमें उससे पहले कम से कम हार्म हो, या कम से कम हमें हार्म हो, तो उसके लिए हमें ज्योग्राफी को पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्यों होता है वो, क्या पीछे कॉजेज हैं, क्या फैक्टर्स हैं, हमें क्या करना है, हमें पढ़ना क्यों है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम क्लास में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंड माय नेम इज़ यथार्थ कोहली। So yeah, I am Yatharth Kohli, and this is my contact number. So I will clear all your doubts if you have any, and I'll try to explain as much as I am able to, and we try to explore new things if I'll get a chance to teach you all, and I'll expect a good response from you. Thank you very much.